हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। क्लास 11th एंड 12th में ग्रामर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। सिंथेसिस होता है जब 2 या 3 सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस में कंप्लीट कर देते हैं। 2 या 3 सेंटेंस में कही गई बात एक सेंटेंस में आ जाती है और वो सारी बातें अपने आप में पूर्ण होती हैं, कोई भी चीज हम मिस नहीं करते। जो भी कुछ उन 3 सेंटेंसेस में अलग अलग कहा गया है उसे एक सेंटेंसेस में लिखना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस के 3 टाइप होते हैं। इसका अर्थ है कि हम 2-3 सेंटेंसेस को 3 प्रकार से एक सेंटेंस में बदल सकते हैं। 3 सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम सिंपल तरीके से भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से भी एक वाक्य बना सकते हैं और उसी तरीके से कंपाउंड भी बनाते हुए हम 3 बातों को एक सेंटेंस में कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंथेसिस के 3 पार्ट्स कहलाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। आप यहाँ बुक में देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पेपर्स दिया है ये 2010 का। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, द टीचर एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, और आगे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सिंपल सेंटेंस। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कौन सा तरीका अपनाते हुए? सिंपल सेंटेंस का रूप अपनाते हुए हम इसे एक बनाएंगे। सेकंड है ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है, वह बीमार था और वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है इन दोनों सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट करने पर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ से समझ गए कि एग्जाम में किस तरह से आएंगे क्वेश्चंस। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे कि सिंथेसिस 3 जगह डिवाइडेड होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब इनको कैसे अप्लाई करना है, इनका कौन कौन सा रूल है, ये हम अलग अलग समझेंगे। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में केवल सिंपल सेंटेंसेस का तरीका समझेंगे। सिंपल सेंटेंस 8 टाइप्स के होते हैं, जैसा यहाँ हम रीड कर रहे हैं। पहला पार्टिसिपल्स, सेकेंड इन्फिनेटिव, थर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन 4 नंबर पर। इसके बाद 5 नंबर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। 6 नंबर है जिरन या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। 7 नंबर पर है नाउन से पहले एडजेक्टिव। और 8 है कंजंक्शन, जिसमें हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे 8 टाइप्स किस में आते हैं? ये सभी 8 टाइप्स इंक्लूडेड हैं सिंपल में। सिंपल तरीका अगर लिखा गया है तो भी आपको ये 8 टाइप्स याद करने होंगे कि सिंपल में कौन कौन से तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस में। इतना मुश्किल नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफी बार इन चीजों को दोहरा लेते हैं, तो हमें ये आसान हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले केवल पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी बीइंग शब्द का प्रयोग भी आ जाता है। सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब में हिंदी बनाते समय हम किसी सेंटेंस की जब हिंदी बनाएं और हिंदी में हम क्रिया के साथ, वर्ब के साथ कर शब्द आ रहा है, ये देखते हैं कि कर शब्द का भाव आ रहा है, जैसे देखकर, सुनकर,
तो वाक्य के प्रारंभ में वर्ब प्लस ing, हियरिंग, सीइंग आदि का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्रिया में अगर हुआ शब्द आएगा तो भी हम वर्ब में ing लिखते हैं। सेंटेंस है ही सॉ अ वुल्फ, उसने देखा एक भेड़िया। ही रैन अवे, वह भाग गया। दो कार्य हो रहे हैं, उसने भेड़िया देखा और वह भाग गया। दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट है। तो अब हम इसकी हिंदी बनाकर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। भेड़िया देखकर, तो ये जो सॉ शब्द है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे अब फर्स्ट फॉर्म बनाकर लिखेंगे सीइंग, देखकर, अ वुल्फ, ही रैन अवे। सीइंग अ वुल्फ, ही रैन अवे। भेड़िया देखकर वह भाग गया। सेकेंड सेंटेंस है आई हर्ड द क्राई, मैंने सुना एक चीखने की आवाज, मैंने एक चीख सुनी। आई रैन आउट टू सी द मैटर, मैं उस मामले को देखने के लिए बाहर भागा। चीख सुनकर, हियरिंग द क्राई, ये जो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इसे हम फर्स्ट फॉर्म में बदलकर ing यूज करेंगे। हियरिंग द क्राई, आई रैन आउट, मैं बाहर भागा, टू सी द मैटर। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। दोनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट है आई, तो इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हियरिंग द क्राई, शोर सुनकर मैं बाहर देखने के लिए भागा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो भी काम हो रहा है वो दोनों काम तुरंत उसी समय एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है। एक क्रिया अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रही है और दूसरी क्रिया शुरू हो जा रही है। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है थर्ड सेंटेंस, आई सॉ अ लिटिल गर्ल, मैंने एक छोटी लड़की को देखा। शी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। दोनों कार्य उसी समय हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट है, ये शी है और यहाँ आई है। मैंने देखा एक छोटी लड़की को, क्या कर रही थी वह लड़की? वह नाच रही थी। हिंदी बनाते समय आप इसे कैसे लिखेंगे? मैंने एक छोटी लड़की को नाचते हुए देखा। तो नाचते हुए वही चीज जो हमने ऊपर सेंटेंस में बताई थी कि अगर हुआ शब्द आएगा तो भी हम ing का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब ये हम डांसिंग शुरू में नहीं लिखेंगे, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, आई सॉ अ लिटिल गर्ल डांसिंग। ये लास्ट में आएगा, हुआ शब्द आ रहा है, डांसिंग लिखेंगे लेकिन लास्ट में। इसमें हमने स्टार्टिंग में लिखा सुनकर, दूसरा काम हुआ, लेकिन यहाँ डांसिंग शब्द बाद में आएगा। आई सॉ अ लिटिल गर्ल डांसिंग, मैंने देखा एक छोटी लड़की को नाचते हुए। द कैट वॉज हंग्री, बिल्ली भूखी थी। इट किल्ड अ माउस, इसने एक चूहा मार दिया। बिल्ली ने चूहा क्यों मारा? भूखे होने के कारण। तो जब भी हिंदी अर्थ में, हिंदी अनुवाद करते समय इंग्लिश का कारण शब्द आएगा तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। और ऐसे में अक्सर पहला जो सेंटेंस होता है उसमें वॉज वर इज rm आ रहा होता है। बिल्ली भूखी थी तो भूखे होने के कारण बीइंग से स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को। बीइंग हंग्री, द कैट किल्ड a mouse. Being hungry, the cat killed a mouse.
इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलने के कारण खेलते हुए थक गया। ही सैट डाउन टू रेस्ट, और वह आराम करने के लिए बैठ गया। अब वह क्यों बैठा? क्योंकि वह थक गया था खेलते हुए थकान के कारण। ऐसे में भी हम यहाँ देखिए वॉज आया है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही sat down to rest. He sat down to rest. अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हिंदी अर्थ में क्रिया के साथ हुआ शब्द आता है और यह कार्य बीत गया होता है, इसलिए वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मिनी लॉस्ट हर मोबाइल, मिनी ने अपना मोबाइल खो दिया। शी वॉज सर्चिंग फॉर इट, वह इसे ढूंढ रही थी। अब यही चीज एक विशेषता के रूप में भी आएगी, क्योंकि मिनी किस चीज को ढूंढ रही थी? अपने खोए हुए मोबाइल को। तो हमने क्या कहा? खोया हुआ। तो यहाँ पर हम ing का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो कार्य बीत गया है और उसमें हुआ शब्द आ रहा है और यह एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। तीनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं। तो आप ये किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ भी तो यही है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि जो कार्य बीत गया उसके बारे में आगे बात हो रही है। तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से कि दोनों सेंटेंसेस में मिनी है, यहाँ नाउन के रूप में दिया, उसका नाम दिया है मिनी, और यहाँ प्रोनाउन है शी कहा गया है। तो अलग अलग ना लिखकर हम एक ही बार में मिनी का नाम लिखेंगे। मिनी वॉज सर्चिंग, क्योंकि मिनी क्या कर रही थी? मिनी ढूंढ रही थी। मिनी वॉज सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट मोबाइल, मिनी ढूंढ रही थी अपना खोया हुआ मोबाइल। नेक्स्ट है सेंटेंस, दिस इज अ कप, यह एक कप है। इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ है। तो यह कैसा कप है? आप इसे एडजेक्टिव समझ के भी बना सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ऑलरेडी इस कप का जो टूटने का कार्य था वो हो चुका है। तो दिस इज अ ब्रोकन कप। अब यहाँ ये ब्रोकन शब्द एक एडजेक्टिव के रूप में भी आ रहा है कि कप की क्या विशेषता है? वो टूटा हुआ है और यह कार्य बीत गया है। तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज अ ब्रोकन कप। थर्ड है, पायल फाउंड हर रिंग, पायल को उसकी अंगूठी मिल गई। द रिंग वॉज लॉस्ट, यह अंगूठी खोई हुई थी। तो वही चीज कि पायल को क्या मिला? उसकी अंगूठी, और उस अंगूठी की विशेषता क्या है? लॉस्ट, वो खोई हुई थी। तीनों ही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। हुआ शब्द आ रहा है, एक विशेषता के रूप में भी बताया जा रहा है, और ये कार्य बीता हुआ है। पायल फाउंड, पायल को मिली। पायल फाउंड हर लॉस्ट रिंग, पायल को उसकी खोई हुई अंगूठी मिल गई। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इन वाक्यों में से एक वाक्य में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है और उसके बाद दूसरे वाक्य का कार्य होता है, इसलिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस शुरू करते हैं और जो कार्य पहले पूरा होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं। अभी जो हमने पास्ट पार्टिसिपल किए उसमें एक कार्य कुछ समय पहले बीत गया होता है,
बहुत लंबा समय नहीं बीतता। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब एक कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका होता है। फर्स्ट सेंटेंस है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया, समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर कार्य बिल्कुल फिनिश हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसके बाद अपना सामान उठाता है व्यक्ति, दरवाजा खोलता है और उसके बाद घर जाता है। तो कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका है। तो हम इसे लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, वह घर चला गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। यहाँ हमने जो कार्य की समाप्ति है इसको हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। स्वाति बॉइल्ड सम वाटर, शी टुक बाथ। स्वाति ने पानी गर्म किया और उसने नहाया। तो पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद वह नहाई। हैविंग बॉइल्ड सम वाटर, स्वाति। अब हम यहाँ पर स्वाति का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन का यूज ना करके अगर नाम बताया गया है तो आप इस नाम को यहाँ पर लिखिएगा। हैविंग बॉइल्ड सम वाटर, स्वाति टुक बाथ। और लास्ट सेंटेंस है आई होप आपको अभी तक ये सिंथेसिस करने समझ में आए होंगे। क्लास कंटिन्यू रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी और आप उसे जरूर देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सिंथेसिस समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लास्ट सेंटेंस है ही टुक ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता किया। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज चला गया। हैविंग टेकन, टुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू कॉलेज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट के द्वारा शेयर कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक सबसे टिपिकल टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक आसान हैं। पार्टिसिपल्स को फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए, एक्सरसाइजेस बनाइए। आई होप आपको ये जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।